शेयर मार्केट के बारे में सीखूं या फिर मैं नहीं, पहले हेल्थ के लिए कुछ करती हूँ, डाइट वाइट फॉलो करती हूँ। नहीं, वैसे मुझे किताबें पढ़ने की आदत भी तो फॉलो करनी है ना, बड़ी अच्छी हैबिट होती है। वैसे एक से बढ़कर एक आइडियाज होते हैं हमारे पास कुछ नया करने के, कुछ नया सीखने के, राइट। लेकिन हो नहीं पाते हैं पूरे, हमेशा लिस्ट में चीजें जुड़ती ही रहती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है। बड़ा दिल करता है कि यार कुछ तो कंप्लीट करूं कम से कम। तो क्या आप भी हमेशा कुछ नया सीखना चाहते थे पर कभी नहीं सीख पाए? क्या आप खुद से वादा करते रहते हैं कि आप एक नई हॉबी या एक नई स्किल सीखने के लिए टाइम निकाल ही लेंगे, पर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन सब के लिए? और बहुत सारे लोग जब आपको कहते हैं कि हमने ये सीखा, हमने ये स्किल सीखी, इससे इतना बेनिफिट मिला, तो आपको लगता है कि नहीं यार, बाकी लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आज की जो ऑडियो बुक समरी है ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। समरी ऑफ द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट, जिसे लिखा है जॉश कॉफमैन ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि एक नई स्किल को कैसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ 20 घंटों में कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, कैलीग्राफी लिखना या कोई भी स्किल सीख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये सब सीखने के लिए अपने घर के बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई भी नई स्किल को जल्दी से सीखने के लिए सिर्फ 10 प्रिंसिपल्स को जानना है, और ये 10 प्रिंसिपल्स आपको गाइड करेंगे कि आप अपने शुरू के पहले 20 घंटों को कैसे काम में ला सकते हैं। ये बहुत ही फायदे का सौदा है, क्योंकि आपको इसके लिए सिर्फ 10 स्टेप्स को फॉलो करना है। और कमाल की बात तो ये है कि ये सारे स्टेप्स बहुत ही सिंपल है और आसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, और सबसे पहले बात करते हैं अ पोर्ट्रेट ऑफ द ऑथर एज अ लर्निंग जंकी। कहने का मतलब ये कि हम सभी की तरह ही इस बुक के ऑथर जॉश कॉफमैन भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पर इनके पास भी टाइम की कमी है। इनके बुक शेल्फ में बहुत सी किताबों के ढेर लगे हुए हैं। इन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी में इन्हें क्या क्या करना है और क्या क्या स्किल सीखनी है वो सब कुछ लिखा है। जॉश के पास बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज भी है, पर इन्हें समझ में नहीं आता है कि इन आइडियाज को कैसे हकीकत बनाएं। ये खुद से वादा करते हैं कि ये गोल्फ खेलेंगे और रॉक क्लाइंबिंग भी करेंगे, पर कभी कर नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि रूबी ऑथर तो बिल्कुल मेरे जैसे है। वैसे नई स्किल्स को डेवलप करना वाकई में काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बहुत ही मुश्किल। आपको इसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ऐसा लगता है मानो इसके लिए सदियां लग जाएगी। डॉक्टर एंडर्स एरिक्सन द्वारा किए गए एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप किसी चीज में बहुत ही अच्छा होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 10,000 घंटों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको ये समझना है कि ये कितना टाइम होता है तो ये समझिए कि ये लगभग एक ऑफिस में 5 सालों तक फुल टाइम काम करने जैसा है। तो हाँ, इसमें वाकई में सदियां लग जाती है, पर एक अच्छी खबर है। पीछे हटने से पहले एक बात और जानिए। डॉक्टर एरिक्सन की स्टडी एक्सपर्ट लेवल परफॉर्मेंस से जुड़ी थी। उन्होंने जिन लोगों को स्टडी किया था वो ऐसे लोग थे जो अपने बचपन से ही किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसको डेलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं, यानी कि ये 10,000 घंटों वाली रूल सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता था जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। पर अगर आपको किसी स्किल को ठीक ठाक लेवल तक सीखना है तब क्या करना होगा? मतलब अगर आपको गोल्फ का गेम उतना ही सीखना है जितने में आप अपने दोस्तों के साथ साथ इसको खेल सके और इसका आनंद उठा सके, तब क्या करना होगा? तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि तब आपको 10,000 घंटे बिल्कुल नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आपको एक नई स्किल सीखनी है तो आपको इसके लिए 20 घंटों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 10,000 घंटों के मुकाबले ये 20 घंटे काफी कम है ना? इस बुक के अकॉर्डिंग किसी भी स्किल को पाने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक प्रो ही बनना है, बल्कि एक स्किल को इतना सीखिए जितने में आप उस स्किल को ठीक ठाक सीख जाएं। क्या एक स्किल को पाने में और एक स्किल को सीखने के बीच में कोई फर्क है? उन दिनों ने स्पेनिश के वर्ब्स और कॉमन फ्रेजेस आते थे, पर अब ये 5 सेकंड्स के लिए भी स्पेनिश में बात नहीं कर पाती। जॉश के एक दोस्त जिनका नाम कार्लोस है वो स्पेनिश बोलते हैं और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते थे, पर उन्होंने एक भी इंग्लिश की क्लास नहीं ली, बल्कि उन्होंने इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बातचीत करने की कोशिश शुरू कर दी। उन्हें पता नहीं कैसे, पर अब वो इंग्लिश बोल सकते हैं। कार्लोस ने लोगों से इंग्लिश में बातचीत करना हमेशा जारी रखा। इसलिए सिर्फ सीख लेने से ही आप एक स्किल को पूरी तरह से नहीं पा सकते, बल्कि इसके लिए तो आपको कार्लोस की तरह काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ रैपिड स्किल एक्विजिशन।
यानी कि जॉश कॉफमैन सुझाव देते हैं कि जब आप इन स्टेप्स को करें तब इस बात का पता करें कि आप पर उस दौरान क्या सीखने का जुनून सवार है। अगर आपको किसी चीज को लेकर कुछ वक्त का जुनून है तो उस चीज के बारे में सीखने के लिए आप जी जान लगा देते हैं। अब आप ऐसा सोचेंगे कि इन स्टेप्स का होना तो जाहिर सी बात है, जो कि वाकई में है, पर सिर्फ इन स्टेप्स को जानना काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो आइए अब जानते हैं इन 10 स्टेप्स के बारे में जिससे हम स्किल्स को जल्दी से पा सकते हैं। पहला स्टेप है कि आप अपना बहुत मनपसंद प्रोजेक्ट चुनिए। इसके लिए आपको ऐसा प्रोजेक्ट लेना है जिसको करने के लिए आप बहुत ही एक्साइटेड हैं। स्किल सीखने के लिए आप में जितनी ज्यादा इच्छा होगी उतनी ही जल्दी आप उसे पा लेंगे। जॉश कहते हैं कि वो चाइनीज मैंडरिन लिखना सीखना चाहते थे, पर उन्हें उस टाइम इसे सीखने की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपनी एनर्जी और प्यार को कहीं और लगाने के बारे में सोचा। फिर जॉश को गो सीखने की दिल से बहुत इच्छा हुई। GO गो एक स्ट्रेटेजिक बोर्ड गेम है जिसकी शुरुआत चाइना में हुई थी। क्योंकि अब जॉश को गो सीखने की इच्छा ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने पहले इसे सीखने का डिसीजन लिया। उन्होंने मैंडरिन को बाद के लिए छोड़ दिया और वो जानते थे कि उस वक्त अगर वो अपना मनपसंद प्रोजेक्ट गो गेम को सीखने पर फोकस करेंगे तो इसकी हेल्प से वो बाद में मैंडरिन जल्दी से सीख सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि अपनी सारी एनर्जी का फोकस एक बार में सिर्फ एक ही स्किल को पाने में लगाइए। जॉश ने अपनी लाइफ में ये गलती काफी बार की है। उन पर एक साथ कई सारी स्किल्स को सीखने की धुन सवार हो गई। उन्होंने इन स्किल्स के बीच में अदला बदली करने में ही इतना ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया कि आखिर में वो कुछ भी नहीं सीख पाए। आपको अपना टाइम एक बार में एक ही स्किल में कंसंट्रेट और फोकस करने के लिए डेडिकेट करना चाहिए। अगर आप अपने टाइम और एनर्जी को स्विमिंग, सिलाई और 10 और स्किल्स को एक ही साथ सीखने में लगाएंगे तो ये सब बेकार हो जाएगा। एक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप जितना कंसंट्रेशन और अटेंशन दे पाएंगे वो काफी नहीं होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल को चुने। गेटिंग थिंग्स डन बुक के ऑथर डेविड एलन के पास इस स्टेप के लिए एक टिप है। अगर आपको एक स्किल में फोकस करने के लिए हेल्प चाहिए तो आप किसी दिन एक लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट में आप उन सारी चीजों के बारे में लिख लो जिन्हें आप करना तो चाहते हो मगर अभी नहीं, बाद में। इससे आपका ब्रेन समझ जाएगा कि ये सारी चीजें ऑन होल्ड स्टेटस वाले हैं। ऐसा करने से आप अब इनके बारे में फिलहाल नहीं सोचेंगे और फिर जब आप कोई नई स्किल सीखना चाहेंगे तभी आपका ब्रेन इनको ऑन होल्ड से एक्टिव स्टेटस में बदलेगा। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। आपका टारगेट परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, इसको बताइए। ऐसा करने के लिए आपको खुद से पूछना होगा कि मैं इस स्किल में कितना अच्छा होना चाहता हूँ। ऐसा करने पर आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसके लिए आपको कितना टाइम और एफर्ट लगाना होगा। फिर आप उस स्किल को आसानी से पा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको गिटार बजाना सीखना है, तो आप गिटार में एक गाना बजाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको भले ही एक ही गाना बजाना आए मगर आप सबको ये कह सकते हैं कि आपको गिटार बजाना आता है। आपका टारगेट परफॉर्मेंस लेवल उतना ही रिलैक्स्ड रहेगा जितना जल्दी आप किसी स्किल को पा लेंगे। इसी के साथ आगे चौथा स्टेप कहता है कि स्किल्स को सब स्किल्स में बांटिए। आप जो स्किल सीखना चाहते हैं अगर वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है तो आप उसे मैनेज करने लायक बनाइए। इसके लिए हम स्किल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्फ लेते हैं। गोल्फ के गेम के काफी सब स्किल्स होते हैं। ये जानना कि आपको कौन से क्लब से खेलना अच्छा लगता है, बॉल की ट्रैक, बॉडी का सही पोजीशन वगैरह वगैरह। जब आप इस स्किल को अलग अलग बांटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा फैक्टर सीखना ज्यादा जरूरी है। बाकी के पेचीदा और टेक्निकल चीजों के बारे में आप बाद में भी सीख सकते हैं। आगे पांचवा स्टेप कहता है कि जो भी बहुत जरूरी टूल्स है उसे लाइए। हमेशा याद रखिए कि सिर्फ सीखने भर से ही हम किसी स्किल को नहीं पा सकते। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। टेनिस की प्रैक्टिस आप कर नहीं सकते अगर आपके पास टेनिस की रैकेट ना हो। बास्केटबॉल खेलने के लिए आपको सबसे पहले एक बॉल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप उन जरूरी टूल्स को पहचानिए जो प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। ऐसा करने से आपका टाइम बचेगा। आगे नंबर 6 पर जो स्टेप है वो ये है कि प्रैक्टिस के लिए हर रुकावट को हटाइए। जॉश कॉफमैन ने उन तीनों रुकावटों की पहचान की है जो आपको किसी स्किल की प्रैक्टिस करने से रोकता है। पहली रुकावट है रिसोर्सेज का ना होना, यानी कि उनका अवेलेबल ना होना। इसका मतलब है कि प्रैक्टिस के लिए आपको जिन टूल्स की जरूरत है वो मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बारिश के कारण बाहर मैदान गीला हो गया हो या आपके पास जो इक्विपमेंट है वो किसी से उधार में लिया गया हो। दूसरी रुकावट है एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शन,
ये भी आपको प्रैक्टिस करने से रोकते हैं। आप अपने फोन को देख रहे हो, टीवी देख रहे हो या आप अपना ईमेल चेक कर रहे हो, ये सब एनवायरमेंट डिस्ट्रैक्शन कहलाते हैं। आखिर में तीसरी रुकावट है आपके इमोशनल ब्लॉक्स। मन में कोई डर होना या फिर कोई शक होना आपको स्किल के लिए काम करने से रोकते हैं। जब तक आप इन सारी रुकावटों को हटा नहीं लेते, आप किसी भी स्किल को उतनी जल्दी नहीं पा सकते जितनी जल्दी आप पाना चाहते हैं। आगे 7वां स्टेप कहता है कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड टाइम रखनी चाहिए। हम जब भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी टालम टोल करने की ये बहुत ही पुरानी आदत। कोई काम करने का हम खुद से तो वादा कर लेते हैं, पर फिर भी हम वो काम नहीं कर पाते हैं। हम अपने फोन पर लग जाते हैं या फिर कोई बहाना बना लेते हैं। अगर आपको वाकई में कोई स्किल पाना है तो आपको उसके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, आपके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, पर फिर भी अपने सारे दिन में से कुछ मिनट तो आप अपने स्किल की प्रैक्टिस के लिए निकाल ही सकते हैं। ये जानने के लिए कि आप अपना टाइम कैसे बिताते हैं, आपको बैठकर ये लिखना चाहिए कि आपने अगले 2 दिनों तक क्या किया। जॉश ने ऐसा ही किया और उन्हें जानकर हैरानी हुई कि वे काफी टाइम किसी स्किल के लिए निकाल ही सकते थे। प्रैक्टिस के लिए पहले से ही प्री कमिट करना भी आपको प्रैक्टिस के लिए एनकरेज कर सकता है। खुद को 20 घंटों की प्रैक्टिस के लिए पुश करना ही चाहिए। आप खुद से अगर ऐसा वादा करते हैं तो आप आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए खुद से कहते रहिए कि सिर्फ 20 घंटों की प्रैक्टिस ही तो करनी है, फिर तो खत्म हो जाएगा। आगे 8वां स्टेप कहता है कि आपको एक लूप तैयार करना होगा जिससे आपको जल्दी जल्दी फीडबैक मिलता रहे। जल्दी फीडबैक मिलने से आप जल्द से जल्द स्किल पा सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जो आप सीख रहे हैं वो सही भी है या नहीं, तो आपके सीखने में देरी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में फास्ट फीडबैक होता है। कंप्यूटर झट से दिखा देता है कि कोड काम करता है कि नहीं। फिर उसके हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट करते हैं और आगे इम्प्रूव करने के लिए एनकरेज होते हैं। इसके अलावा एक कोच भी फास्ट फीडबैक देने में हेल्प करते हैं। वो आपको फौरन बता देंगे अगर आप कभी कोई गलती करते हो, और अगर आपके पास कोई कोच न हो तो आप प्रैक्टिस करते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे आप खुद को वीडियो में देखकर बता सकेंगे कि आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत। आगे 9वां स्टेप कहता है कि घड़ी देखकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करें। स्किल प्रैक्टिस के शुरू के दिनों में आपको लगेगा जैसे टाइम बहुत धीरे चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप काफी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि आपने सिर्फ 5 मिनट बिताए होंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आप टाइमर को यूज कर सकते हैं और इस टाइमर की मदद से आप सिर्फ 20 मिनट की प्रैक्टिस सेशन बनाइए। पर इसके लिए आपको वादा करना पड़ेगा कि जैसे ही टाइमर शुरू हो तो आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इस टाइमर की मदद से आप सिर्फ 20 मिनट के प्रैक्टिस सेशन बनाइए, लेकिन इसके लिए आपको वादा करना पड़ेगा कि जैसे ही टाइमर शुरू हो जाए आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक 20 मिनट नहीं बीत जाते। उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और फिर से टाइमर को प्रैक्टिस के लिए शुरू कर सकते हैं। आगे नंबर 10 पर जो स्टेप आता है वो है क्वांटिटी और स्पीड पर ज्यादा जोर दें। आपको परफेक्शन के बजाय स्पीड को अपना एम बनाना चाहिए। इसे आपको जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, पर साथ ही सुधार पर यानी कि इम्प्रूवमेंट पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपको ये भूलना नहीं है कि स्किल्स पाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन 10 स्टेप के बारे में समझने के बाद अब आगे बात करते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। स्किल पाने के लिए भले ही सिर्फ उसको सीखना काफी ना हो, पर सीखना इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। अपने स्किल को प्रैक्टिस करने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका और भी टाइम और एनर्जी बचेगी। रिसर्च से आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन से सब स्किल्स को पहले सीखना चाहिए। अपने टारगेट स्किल को इफेक्टिव तरीके से सीखने के लिए यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। पहला है कि स्किल और उससे जुड़े टॉपिक पर रिसर्च कीजिए, चाहे इंटरनेट से ढूंढकर हो या फिर किसी बुक स्टोर से लाकर। तो आपको कम से कम 3 सोर्स को अपनी रिसर्च के लिए लेना है। आपको इन किताबों या मैनुअल को पढ़ना या रटना नहीं है। ऑथर यहाँ पर सलाह देते हैं कि आपको इन सोर्सेस को बस जरा सा समझना है। आप इनको एक बार समझ लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इनमें कौन से आइडिया को बार बार यूज किया गया है। इतना यूज होने का मतलब ये हो सकता है कि ये आइडिया स्किल प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने पहले ही रिसर्च किया हुआ है। इसीलिए अब आपको ये पता होगा कि कौन से फैक्टर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। दूसरा स्टेप आता है कि आप खुद को ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा पता ना हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वो भी आपको स्किल प्रैक्टिस करने से रोकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई शब्द या फिर कोई प्रोसेस समझ में ना आए, पर कोई बात नहीं।
रिसर्च की कोई बात समझ में ना आए तो भी आप उस बात से भागे नहीं, बल्कि उसे अपनाएं, यानी कि एक्सेप्ट करें। अगर आपको किसी बात का मतलब समझ में ना आए तो अगली बार उसके बारे में रिसर्च जरूर करें और फिर अगली प्रैक्टिस में उसे जरूर अप्लाई करें। फिलहाल के लिए जो कुछ भी आपको समझ आया है उस पर काम करें। आप में जितना कम कंफ्यूजन होगा आप उतना ही फास्ट सीखेंगे। आगे तीसरा स्टेप है अपने सोच की मेंटल मॉडल और मेंटल हुक्स को पहचाने। ये मेंटल मॉडल वो आइडिया और टेक्निक्स है जो आपकी रिसर्च में बार बार सामने आती है। आपको इन मॉडल्स को अपने साथ रखना है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सीखने में मदद करेंगे। किसी भी चीज और आइडिया के बीच के कनेक्शन को आप इन मेंटल मॉडल्स की मदद से समझ पाएंगे। अपने साथ साथ आप उन दूसरे लोगों को भी समझा पाएंगे जिनको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो। जैसे कि एक बार जॉश ने अपने पिताजी को वेबसाइट बनाने में मदद करने की कोशिश की। जॉश को अपने पिताजी को वेबसाइट का प्रोसेस समझाना बहुत ही मुश्किल लगा क्योंकि उनके पिताजी को किसी भी टर्म की समझ नहीं थी। पर एक टर्म सर्वर उनके सामने काफी बार आया। फिर जब जॉश के पिताजी ने सर्वर का मतलब समझा तो फिर उनको वेबसाइट बनाने का सारा प्रोसेस बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। दूसरी तरफ मेंटल हुक एनालॉजी और मेटाफोर को यूज करती है जिससे आप नए नए कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। अगर आपको सर्वर का मतलब नहीं पता है तो लाइब्रेरी की देखरेख करने वाले को याद कीजिए। आप जब एक लाइब्रेरियन से कोई खास किताब मांगते हैं तो उन्हें सबसे पहले किताब को ढूंढना होता है। उनको अगर वो किताब मिल जाती है तो वो आपको दे देते हैं, पर अगर नहीं मिलती तो आपको समझाते हैं कि किताब क्यों नहीं मिली। एक वेब सर्वर भी ऐसे ही काम करता है। जब आप एक वेब पेज ढूंढते हैं तो सर्वर आपके लिए वो ढूंढ देता है। अगर वो मिल जाता है तो आपको वो वेब पेज दे देता है और अगर नहीं मिलता है तो सर्वर बताता है एरर 404 पेज नॉट फाउंड। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं चौथे स्टेप की। आप जो भी चाहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा सोचिए। ये टेक्निक इन्वर्जन है जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ये आपको जरूरी चीजें सीखने में हेल्प करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको व्हाइट वाटर कायाकिंग करनी है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको एक कायाक को पत्थरों से भरे हुए और तेज बहते हुए नदी के पानी के बीच संभालना पड़ता है। अब इन्वर्जन की मदद से आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर आप सब कुछ गलत कर देते हैं तो क्या होगा। शायद आप अपने कायाक को उलट देंगे और आपका सिर पानी में डूब जाएगा। आप कायाक से गिरकर पानी में बह सकते हैं क्योंकि नदियां बहुत तेज बहती है। ये सब इमेजिन करने पर आप जान जाएंगे कि खुद को इन खतरनाक सिचुएशन से बचाने के लिए आपको क्या सीखना है। आगे पांचवा स्टेप है कि अपने आसपास हो रहे डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। अगर आपका ध्यान भटकता है तो आप अपनी प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। स्किल को पाने का प्रोसेस धीरे हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि टीवी और फोन को हटाइए। सिर्फ उन टूल्स को यूज कीजिए जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी फैमिली, दोस्त और आपके साथ काम करने वाले आपके बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपकी प्रैक्टिस सेशन को वो डिस्टर्ब न करे, इसीलिए आपको उन्हें पहले ही बता देना चाहिए कि आप प्रैक्टिस के टाइम मौजूद नहीं होंगे। आगे छठा स्टेप है कि याद करने की अपनी कैपेबिलिटी को रीइंफोर्समेंट के जरिए बढ़ाते रहिए। हमारे दिमाग को हमेशा बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, इसीलिए हमारी मेमोरी यानी याददाश्त कभी भी परफेक्ट नहीं होती। अगर आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन याद रखनी है तो आपको रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उस बात को बार बार दोहराना पड़ेगा ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। आगे सातवां स्टेप है स्कैफोल्ड और चेकलिस्ट बनाइए। जब आपके पास कोई भी काम करने के लिए एक तरीका हो तब प्रैक्टिस करना काफी आसान हो जाता है। चेकलिस्ट की मदद से आप हमेशा ये याद कर सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है और स्कैफोल्ड्स आपको याद दिलाता रहता है कि आपको स्किल्स को हमेशा एक ही तरीके से अप्रोच करना है। स्कैफोल्ड्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बास्केटबॉल प्लेयर। वो जब भी बॉल फेंकता है तब वो अपने कंधे को ढीला करता है और एक लंबी सी सांस लेता है। आगे आठवां स्टेप है कि अपनी बायोलॉजी का ध्यान रखिए। अगर आपकी बॉडी और माइंड आपको प्रैक्टिस करने से रोकते हैं तो आपको जरूर रुकना चाहिए। द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट बुक के ऑथर टोनी स्वॉर्ट्स ने लर्निंग साइकिल के बारे में काफी सारी बातें बताई है। टोनी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड और बॉडी सिर्फ 90 मिनट के लिए ही पूरी तरह से किसी चीज पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। 90 मिनट से ज्यादा होते ही आपका माइंड और बॉडी आपको रोक देते हैं। ऐसे टाइम पर आप टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 90 मिनट प्रैक्टिस के लिए बहुत ही लंबा टाइम लगता है तो आप इसे छोटे छोटे पार्ट में बांट लीजिए। आप 20 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद फिर से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं।
और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अब इस समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि समरी में आपने सीखा कि शुरू के पहले 20 घंटों में आप कैसे कोई नई स्किल पा सकते हैं। आपको 20,000 घंटे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना डेडिकेशन और एफर्ट तो सिर्फ किसी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर को ही लगानी पड़ती है। आपको अगर कोई नई हॉबी का मजा लेना है या फिर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपके लिए 20 घंटे काफी है। आपने ये भी सीखा कि किसी स्किल को पाने में और उसको सिर्फ सीखने के बीच में क्या फर्क होता है। स्किल पाने का सबसे असरदार तरीका है उसको प्रैक्टिस करना। सीखना जरूरी होता है, पर स्किल को सिर्फ सीखने से ही नहीं पाया जा सकता, आपको उसे अप्लाई भी करना पड़ता है। किसी भी स्किल को अच्छे से जानने के लिए आपको 10 प्रिंसिपल्स को मानना होगा। पहला ही कि आपको वो प्रोजेक्ट चुनना चाहिए जो आपको बहुत पसंद हो। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ स्किल में ही अपना फोकस रखें। तीसरा, आप पहले से ही जान लीजिए कि आपको अपना परफॉर्मेंस किस लेवल तक पहुंचाना है। चौथा है कि स्किल्स को सब स्किल्स में डिवाइड कीजिए जिससे आप पर ज्यादा भार ना आए। पांचवा है कि प्रैक्टिस शुरू करने से पहले सारी तैयारी कर ले। छठा है कि उन सब बाधाओं को तोड़ दे जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। सातवां है कि कम से कम 20 घंटे लगाने का कमिटमेंट कीजिए। आठवां है कि जल्दी जल्दी फीडबैक लीजिए। नवा है कि 20 घंटों को 20 मिनट के छोटे छोटे पीरियड में बांटे और बीच बीच में ब्रेक ले। और नंबर 10 पर है कि स्पीड और क्वांटिटी को अपना एम बनाएं। साथ ही आजकल हमें कोई भी जानकारी एक क्लिक पर ही मिल जाती है, तो इस बात का फायदा उठाइए और उन सारे स्किल्स को सीखिए जिनको आप हमेशा से ही सीखना चाहते थे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो किसे पता कि आप कितने सारे स्किल्स सीख जाए। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, जैसे एक नई लैंग्वेज या एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, एक नया गेम या फिर एक नई हॉबी। शायद आप हैरान हो जाएंगे कि आप कितना कुछ सीख सकते हैं। और इसी बढ़िया सी लाइन के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन हमारी जो सीखने की जर्नी है उसको ना एक अच्छा खासा पुश मिल गया है। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके सबसे पहले तो ये बताइए कि ये समरी आपको कैसी लगी, इस समरी ने किस तरीके से आपकी हेल्प की, और वो जो आपकी लंबी वाली लिस्ट है ना उसमें से जल्दी से बताइए कि कौन सी वो चीज है, कौन सी वो स्किल है, कौन सा वो काम है जो आप सीखना चाहते हैं। कुछ भी जो भी आपको लगता है बताइए। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उस पर डायरेक्टली काम भी शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे आप किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बता दीजिए। तो आप यूं ही हमें अपना प्यार, सजेशंस, आइडियाज भेजते रहिए। और इसी के साथ अगली समरी में आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।